कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आर्या और अबू सिम्बा हाईवे पर वेट कर रहे थे। जब एक कार उनके पास आकर रुकी, वो लोग चौंक उठे। अबू सिम्बा ने बिना आर्या की तरफ देखी, उसके बाद कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पीछे कर लिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अबू सिम्बा कार की तरफ घूर रहा था। तभी दरवाजा खुला और वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर आए। अबू सिम्बा और आर्या दोनों हैरान रह गए। उनके साथ अदिति भी थी। आर्या उन्हें देखते ही उनकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, वरिष्ठ, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने उसके पास आते हुए नीचे पड़ी एक छड़ी उठा ली। ये देखकर आर्या रुक गई और उसने कहा, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने कहा, इधर आ तू, मैं बताता हूँ तुझे हीरोगिरी। बड़ा शौक चढ़ा है तुझे। आर्या पीछे हटने लगी। उसने कहा, वशिष्ठ, ये गलत बात है, उसे लगती है। वरिष्ठ कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, वशिष्ठ, दो मेरी तरफ से भी लगा इसको, तब इसे समझने आएगा भाई क्यों होते हैं। आर्या ने हाथ आगे किया और कहा, अबे पागल हो गए हो क्या। अब वो सिम्बा भी कार की तरफ बढ़ गया और उसने वशिष्ठ से कहा, सीज ऑल योर्स। वशिष्ठ ने जैसे ही छड़ी उसे मारने के लिए उठाई, आर्य ने आंखें बंद कर ली। वशिष्ठ रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इसे मारूं भी तो कैसे। आर्य ने एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ उसे घूर रहा था। उसने दोनों आंखों को खोल दिया और हंसने लगी, हे। वशिष्ठ ने छड़ी फेंक दी और बाहों को फैलाकर कहा, कम। आर्या उसके गले लग गई। ये देखकर वरिष्ठ ने कहा, ए, मैं भी। वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे एक बाजू फैलाकर आने के लिए कहा। वो भी उन दोनों से लिपट गया। ये देखकर अबू सिम्बा ने कहा, इन तीनों में बहुत प्यार है ना। आदित्य ने कहा, हाँ, आई विश ये प्यार कभी कम ना हो। थोड़ी देर बाद वो सब गाड़ी में थे। वशिष्ठ और अबू सिम्बा आगे बैठे थे। अबू सिम्बा गाड़ी चला रहा था। वरिष्ठ, आर्या और आदित्य पीछे बैठे हुए थे। आर्या ने चौंक कर कहा, तो तुम लोगों के कहने का मतलब है कि वो लोग मेडिकल हाउस के केस को रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वशिष्ठ ने पीछे मुड़कर कहा, हाँ, आज ही कोर्ट का ऑर्डर आया है। वो लोग एक हफ्ते के अंदर केस को रैप अप कर देंगे। वरिष्ठ ने कहा, वी हैव टू डू समथिंग, वरना फिर मेडिकल हाउस को कोई नहीं बचा सकता। तभी अबू सिम्बा ने कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे मेडिकल हाउस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बस कुछ गवाह हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे लगता है कि मेडिकल हाउस में गैर कानूनी काम हो रहे थे, पर कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। फिर भी वो लोग एक हफ्ते के अंदर केस रैप अप करना चाहते हैं, पर क्यों। उन सब ने अबू सिम्बा की तरफ देखा। अपनी बातों में वो भूल ही गए थे कि अबू सिम्बा उनके साथ है। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्या ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर आदित्य से कहा, आदित्य, हमारे लायर को बोलो कि जब तक हम कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, केस को संभाले। आदित्य ने सिर हिला दिया। वो लोग राणा हाउस के बाहर पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही एक और गाड़ी वहां पहुंच गई। सब उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और एकांत और अधिराज बाहर निकल गए। अधिराज ने सबकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम सब कहाँ से आ रहे हो। हम ऑफिस गए थे, वहां पर कोई नहीं था। एकांत ने कहा, हम तुमसे मिलना चाहते थे, पर तुम लोग गायब ही हो गए थे। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्य ने कहा, वो हम अब वो सिम्बा ने एकदम से कहा, हम अदिति के घर गए थे। अधिराज ने उसे घूरा फिर कहा, हमने तुमसे पूछा क्या। वरिष्ठ ने कहा, अंदर चले, अंदर चलकर बात करते हैं। वो सब अंदर आ गए। एकांत और अधिराज बाहर बैठ गए। अब वो सिम्बा ने अपने फोन की तरफ देखा और अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही अधिराज ने कहा, ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कि तुम लोग कैसे झेलते हो इसे। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, हम ध्यान नहीं देते कि वो हमारे आसपास है। एकांत ने कहा, राणा अंकल कैसे हैं। आर्य ने कहा, फिलहाल अभी हालत तो ठीक है, स्टेबल है, पर कोमा से कब उठेंगे ये पता नहीं। एकांत ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आर्या, आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ। आर्य ने सिर झुका लिया। वरिष्ठ ने कहा, बस तुम सब इस टाइम पर हम लोगों के साथ हो, यही काफ़ी है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एकांत ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो दोस्तों का फर्ज बनता है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, पीछे से आवाज आई, मेरे ख्याल से एक बार आपको भाई का फर्ज भी याद कर लेना चाहिए था। सब आवाज सुनकर पीछे घूमे। पीछे खड़े इंसान को देखकर वो सब चौंक उठे।
एकांत ने हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम यहाँ? अबू सिम्बा ने फ़ोन पर कहा, हाँ, आपने सही सुना, आर्या पर अटैक हुआ है, प्रथम ने फ़ोन पर कहा। और वो वही आदमी था जिसने एलिवेटर में भी अटैक किया था और राणा हाउस में घुसा था। अबू सिम्बा ने बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ, वो कौन है, कहाँ से आता है, कुछ पता नहीं। आज अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो आर्या। इतना कहकर वो चुप हो गया। प्रथम ने कहा, जिस ब्रेसलेट के बारे में तुमने बताया था अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं चला मुझे। अबू सिम्बा ने कहा, आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। प्रथम ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अबू सिम्बा ने कहा, आपसे एक और काम था। प्रथम ने कहा, हाँ कहो, क्या बात है। अबू सिम्बा ने कमरे के बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। पूजा को देखकर सब चौंक उठे। एकांत ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पूजा ने आर्या को घूरा और कहा, मैं अपने फियोंसे से मिलने आई हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे यहाँ मिल जाएंगे। वशिष्ठ ने कहा, पूजा, ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं है। और रही बात अबू सिम्बा की, तो वो यहाँ पर काम करता है, तुम जब मर्जी उसे मिलने नहीं आ सकती। पूजा ने उसकी तरफ घूरा और कहा, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, पर जब तुम मेरे मंगेतर को अपने पास रखोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, पूरे दिन में बस यही होना बाकी है अब। तभी अबू सिम्बा अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए वहां आया। पूजा ने उसे देखते कहा, अबू। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, ओ पूजा। पूजा एकदम से उसके पास गई और उसके गले से लग गई। अबू सिम्बा एक पल के लिए चौंक उठा, फिर उसकी नज़र आर्या पर गई, फिर वो मुस्कुरा दिया और उसने भी पूजा के इर्द गिर्द बाहें डाल दी। आर्या ने ये देखा और फिर गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला दिया। अधिराज ने एकांत की तरफ देखा और फिर कहा, ये क्या हो रहा है? एकांत ने कहा, कल तक तो ये एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वशिष्ठ और वरिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अदिति कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अबू सिम्बा और पूजा अलग हो गए। अबू सिम्बा ने कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पूजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, रियली, मुझे लगा कि तुम awkward फील ना करो। अबू सिम्बा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आई एम हैप्पी। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखा और फिर कहा, बाहर चलकर बात करें, यहाँ पर काफ़ी क्राउड है। पूजा ने सिर हिलाया। अबू सिम्बा ने हाथ पकड़ा उसका और उसे बाहर ले गया। उनके जाने के बाद एकांत ने कहा, आर्या, मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेट्स गो, हम सब हारमोनी देख कर आते हैं। अदराज पसर कर सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जाओ, हम खाना बनाते हैं, तब तक तुम दोनों भी डिनर करके ही जाना। एकांत ने सिर हिला दिया। आर्य ने कहा, लेट्स गो। वो दोनों बाहर चले गए। अदिति ने कहा, मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ। वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये कहो ना कि वरिष्ठ की मदद करनी है। आदित्य के गाल लाल हो गए। उसने हल्का सा खंखारा और फिर किचन की तरफ चली गई। अधिराज ने दोनों भाइयों की तरफ देखा और कहा, ये क्या हो रहा है सालों? वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे पकड़ते हुए कहा, किचन में चलते हैं, वहां पर बताते हैं सब। अधिराज ने कहा, मैं सिर्फ चावल बनाना जानता हूँ। वरिष्ठ ने कहा, वही सही, चलो। वो तीनों भी किचन की तरफ चले गए। एकांत और आर्या जंगल में बने रास्ते पर चलते चलते आर्या ने एकांत से पूछा, तो फॉरेन में क्या क्या किया तुमने, इतना कैसे बदल गए तुम? एकांत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बस दुनिया के काबिल बनना चाहता था। तुम तो यहाँ मुझे बुली होने से बचा लेती थी, पर बाद में मुझे लगा कि मुझे खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। आर्या रुक गई। उसने एकांत का हाथ पकड़ा। एकांत ने उसकी तरफ देखा। आर्या ने कहा, एकांत, कुछ बातें हैं जो मुझे पता नहीं है। आई होप कि अगर तुम्हें उनमें से कोई भी बात पता चलेगी तो तुम मुझसे कुछ छुपाओगे नहीं। एकांत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, अचानक क्या हो गया तुम्हें? आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि मुझे तुमसे खुलकर बात करनी चाहिए। एकांत ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हार्म हो। आर्या मुस्कुरा दी। एकांत ने सामने देखा और कहा, आर्या, हॉर्स राइडिंग काफ़ी दिन हो गए हैं, करें? आर्य ने सामने की तरफ देखा और कहा, वाओ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे घर में घोड़े भी हैं। एकांत ने कहा, मैं आ गया हूँ ना, धीरे धीरे सब अच्छी चीज़ें याद करवाऊँगा, एक बार फिर सब पहले जैसा होगा, आई प्रॉमिस। इतना कहकर एकांत मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। आर्य ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और फिर उसके पीछे बढ़ गई आगे। मलिक बेसमेंट में उतरा
उसने रूम को लॉक खोला। उसने अंदर देखा तो चौंक उठा। अंदर वजीर बेहोश पड़ा था। मलिक उसके पास जाकर बैठ गया। वो जैसे उसे छूने लगा, वजीर एकदम से उठा। उसने गन ली और मलिक पर तान दी। मलिक हक्का बक्का रह गया। वजीर मुस्कुरा दिया और उसने एक जोरदार वार उसके माथे पर किया। मलिक गिर गया। रूम का दरवाजा खुला और वजीर मलिक के सिर पर गन ताने बाहर आया। सब सिक्योरिटी गार्ड चौंक उठे। उन्होंने अपनी अपनी गन निकाली और वजीर पर तान दी। वजीर ने मलिक से कहा, अपने कुत्तों से कहो कि गन नीचे रखें, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। मलिक ने कहा, तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते वजीर, और अगर निकल भी गए तो आर्या तेरे छोड़ेगी नहीं। वजीर ने कहा, अपनी आर्या की धमकी बाद में देना, पहले इनको कहो कि गन नीचे करें। मलिक ने कुछ नहीं कहा। वजीर ने सिक्योरिटी की तरफ देखा और कहा, तुम सब नीचे गन करो, वरना तुम्हारे हेड का हेड खोल दूंगा मैं। सबने मलिक की तरफ देखा। फिर एक एक करके सबने अपनी गन नीचे कर दी। वजीर मलिक को लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वो दोनों एलिवेटर में पहुंच गए और एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया। आर्या हॉर्स राइडिंग के कपड़े पहनकर बाहर आई। एकांत घोड़े की गर्दन सहलाता हुआ उसका वेट कर रहा था। आर्या ने सफेद रंग की जींस के ऊपर घुटनों तक जूते पहने हुए थे। उसने सफेद रंग की फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, जिसके ऊपर सुनहरे रंग की जैकेट थी। उसने सिर के ऊपर गोल रंग की टोपी पहनी थी, जिसकी बेल्ट उसने अपनी ठोड़ी पर कसी हुई थी। एकांत भी हॉर्स राइडिंग के कपड़ों में और भी हैंडसम लग रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आर्य ने उसे देखकर कहा, हॉर्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो लड़का घोड़ों की परछाई से भी दूर भागता था, वो आज हॉर्स राइडिंग के लिए मुझे लेकर आया है। एकांत ने मुस्कुराकर कहा, जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलती थी यही सब करता था। तभी एक काले घोड़े को लेकर आया। एकांत ने हैरानी से देखा और कहा, थंडर, ये अभी भी यहीं पर है। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, और कहाँ जाएगा, घर है इसका ये। थंडर चलकर आर्य के पास आया और आर्य के चेहरे से अपने चेहरे को टिकाने लगा। एकांत ने कहा, ही मिस्ड यू। आर्या मुस्कुराकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। तभी अभो सिम्हा और पूजा भी उसी तरफ आ गए। अभो सिम्हा ने उन दोनों को देखकर चौंक उठा। वो लोग पास आ गए। अभो सिम्हा ने कहा, लगता है तुम लोग घुड़सवारी करने वाले हो। पूजा ने एकांत की तरफ देखा और कहा, भाई, मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे फालतू के शौक मत पालिए। इतना कहकर उसने आर्या की तरफ देखा और कहा, ऐसे शौक फालतू लोग पालते हैं। एकांत इससे पहले कुछ कहता, आर्य ने कहा, जो चीज हमारी समझ से परे होती है वो हमें फालतू ही लगती है। पूजा ने उसे घूरा और कहा, घुड़सवारी में कौन सी बड़ी बात है, घोड़ा ही तो कंट्रोल करना होता है, वो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। वॉच दिस। इतना कहकर वो थंडर की तरफ बढ़ी। आर्य ने एकदम से कहा, पूजा नो। तब तक पूजा थंडर के पास पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही थंडर की तरफ हाथ बढ़ाया, थंडर जोर से हिनहिनाया और अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। पूजा जोर से चीख पड़ी। मलिक के सिर पर गन रखकर वजीर बाहर आया। सब गार्ड पीछे थे उसके। वो बाहर खड़ी कार तक पहुंच गया। उसने मलिक से कहा, कार का दरवाजा खोलो। मलिक ने दरवाजा खोल दिया। वजीर ने गन ताने रखी और कहा, पीछे हटो। मलिक दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर पीछे हट गया। वजीर ने गन ताने रखी और फिर कहा, अपनी आर्या से कह देना, वजीर को खरीदना इतना भी आसान नहीं है। वजीर जो करने आया था वो करके रहेगा, वो वजीर को नहीं रोक सकती। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और उसने एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके भगा दी। मलिक और बाकी सब उसके पीछे भागे, पर वो निकल गया। मलिक ने चिल्लाकर कहा, गाड़ियाँ निकालो। गार्ड गाड़ियों की तरफ भागे। मलिक कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। एक गार्ड सबकी नजरें बचाकर अंदर गया और उसने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन पिक होते उसने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, वजीर आर्या की कैद से भाग गया है। सामने से आवाज़ आई, ठीक है, तुम वापस आ सकते हो अब। उस गार्ड ने कहा, जी जी अधिराज सर। अधिराज फ़ोन पर बात करते हुए मुड़ा और उसने कहा, पर किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उस गार्ड ने कहा, जी सर, नहीं पता चलेगा। अधिराज ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और फिर वो किचन की तरफ वापस जाने लगा। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। अधिराज हैरानी वाला चेहरा लेकर हॉल में आया। आदित्य, वरिष्ठ, वशिष्ठ भी बाहर आ गए। अधिराज ने कहा, तुम लोगों ने भी कोई चीख सुनी? उन तीनों ने सिर हिला दिया। आदित्य ने कहा, बाहर से आवाज़ आ रही है। वशिष्ठ ने कहा,
आर्या ने गुस्से में आकर गर्दन तो नहीं मरोड़ दी कहीं पूजा की। बसीर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, कुछ भी बोलता है तू बेवकूफ। वो लोग बाहर पहुंच गए। बाहर कोई भी नहीं था। तभी अचानक अदिति ने एक तरफ इशारा किया और कहा, उस तरफ। वो सब उस तरफ देखने लगे। वहां का नजारा देखकर वो सब चौंक उठे और उसी तरफ भागे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो थंडर शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ा था। उस बेचारे की गर्दन झुकी हुई थी। पूजा और अबू सिम्बा एक तरफ खड़े थे। आर्या अपने दाएं हाथ की कलाई बैठकर नीचे गिरी हुई थी और एकांत उसके पास उसे पकड़कर बैठा हुआ था। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक साथ कहा, आर्या। आर्या ने उस तरफ देखा। वो दोनों तुरंत वहां आए और आर्या के पास बैठ गए। वरिष्ठ ने कहा, क्या हुआ तुझे? तू हाथ पकड़कर क्यों बैठी है? ठीक तो है ना तू? वशिष्ठ ने थंडर की तरफ देखा और कहा, थंडर ने तो कहीं तुझे। अधिराज पास आते हुए कहने लगा, थंडर सबको गिरा सकता है पर आर्या को नहीं। और वो चीख आर्या की नहीं थी। क्या हुआ था आर्या? आर्या ने गहरी सांस ली। एकांत ने कहा, वो दरअसल हुआ ये कि। इतना कहकर वो याद करने लगा कि हुआ क्या था। पूजा जैसे ही थंडर की तरफ बढ़ी, थंडर चिढ़ गया। आर्या चिल्लाई, पूजा नो। पर पूजा ने नहीं सुना। थंडर अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। पूजा जोर से चिल्ला दी। इससे पहले कि थंडर कुछ करता, आर्या ने एकदम से पूजा को धक्का दे दिया। पर इसी चक्कर में वो खुद थंडर के सामने आ गई। थंडर ने आर्या को देखा। वो रुक तो गया पर जरा सा धक्का आर्या के हाथ में लग गया और वो गिर गई। उसका हाथ नीचे गिरते ही मुड़ गया है। एकांत ने सारी कहानी सुनाकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी बहन की बेवकूफ़ी की वजह से। पूजा ने एकांत की तरफ देखकर कहा, भाई। एकांत ने उसकी तरफ देखा और कहा, सही कह रहा हूं मैं। तुम्हें थंडर के पास जाने के लिए किसने कहा था? आर्य के सिवा वो किसी को भी नहीं झेलता है और अजनबियों को तो बिल्कुल भी नहीं। हमने रोका था तुम्हें। तुम्हारे चक्कर में देखो क्या हो गया। आर्य ने कहा, एकांत इट्स ओके, आई एम रियली फाइन। अब सिम्बा चुपचाप खड़ा हो गया और सब देख रहा था। एकांत ने आर्या को उठाया। उसकी कलाई सूज चुकी थी। अतराज ने एक गहरी सांस ली फिर कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया। आर्या ने थंडर की तरफ देखा। थंडर की आंखों में आंसू थे। आर्या मुस्कुरा दी। वो थंडर के पास गई और उसने उसकी गर्दन पर हाथ फिराया और कहा, थंडर मैं ठीक हूँ पर ऐसे किसी को नहीं मारते, गंदी बात। थंडर ने सिर हिला दिया। आर्य ने साइस को थंडर को ले जाने के लिए कहा। साइस उसे ले गया। आर्या मुड़ी ही थी कि मिट्टी गीली होने की वजह से एकदम से फिसल गई। सब एक साथ चिल्ला दिए, आर्या। अबू सिम्बा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अबू सिम्बा ने नाराजगी के साथ कहा, बाकियों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करो। हाथ के साथ साथ पैर तोड़ने की भी बिस है क्या? आर्य ने हल्का सा खकारा और उससे अलग हो गई। पूजा उनकी तरफ थोड़ी गुस्से से देख रही थी। अजराज ने कहा, अंदर चले, डॉक्टर को बुला लिया है मैंने। सबने सिर हिला दिया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गए। सरकार थका हुआ सा अपने घर पहुंच गया। वो हॉल में पहुंचा तो लाइट ऑफ थी। उसने कहा, कितनी बार इन बेवकूफ़ को समझाया है कि लाइट्स ऑफ ना किया करो हॉल की। इन लोगों को समझ ही नहीं आता है। इतना कहकर उसने लाइट को ऑन कर दी। जैसे ही वो लाइट ऑन करके मुड़ा, एकदम से चौंक उठा। सामने वजीर हाथ में गन घुमाता हुआ उसे घूर रहा था। उसे देखकर सरकार झटके से एक कदम पीछे हटा और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने फिर दोबारा वजीर की तरफ देखा और फिर वो गहरी सांस लेने लगा। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आदतें अभी भी वैसी ही हैं सरकार, जैसे 22 साल पहले थी। तुम पहले भी डरपोक थे, अब भी हो। सरकार ने अटकते हुए कहा, तुम यहाँ यहाँ पर क्या कर रहे हो? वजीर ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। सरकार उसके सामने बैठ गया। उसने वजीर की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वजीर, 22 साल बाद जहाँ थे वहीं रहते। वजीर आगे को झुका और उसने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर कहा, मुझे पता चला कि राणा साहब कोमा में है। अनिकेत को तुमने अपनी तरफ मिला लिया है, तो फिर उस फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे खतरा हो और जिससे मुझे छिपने की जरूरत पड़े। सरकार ने कहा, तुम राणा से छुपकर भागे थे? वजीर ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से छुपकर भागा था? अगर उस वक्त मैं राणा के पास चला जाता तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मुझे हाथ लगाने की। पर राणा की मदद लेने से अच्छा मर जाना बेहतर समझता था मैं। सरकार ने कहा, उसकी बेटी ने तो तुम्हें गायब कर दिया था। वजीर ने कहा,
वहीं से भागकर क्यों आ रहा हूँ? वो लड़की बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। सरकार ने कहा, तुम भागकर मेरे पास क्यों आए? वजीर ने कहा, हमारा मकसद एक है। मैं पहले भी कपूर की कंपनी आर्या को मारने गया था, पर मुझ पर तुम बेवकूफ़ लोगों ने हमला करवा दिया। मैं यहाँ आर्या से अपने 22 साल का बदला लेने आया हूँ, जो उसके बाप की वजह से मुझे 22 साल छुपकर बिताने पड़े। मैं ले भी लेता, पर तुम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार ने कहा, हमें लगा था तुम हमारे खिलाफ आए हो। वजीर ने मुंह बनाया फिर कहा, तुम खुद को इतना खास मत समझो। इतना कहकर उसने गौर से सरकार की तरफ देखा फिर कहा, मैं जानता हूँ कि बॉस कौन है। आर्या को भी पता है कि तुम किसी बॉस के लिए काम करते हो। सरकार चौंक उठा। उसने कहा, आर्या को पता है? वजीर ने कहा, हाँ, पर वो गलत इंसान को बॉस समझती है। और तुम फिक्र मत करो, उसको झूठी कहानी सुनाकर मैंने उसे पक्का यकीन दिलवा दिया है कि वो सही है। सरकार ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। वजीर ने कहा, ये बात याद रखना सरकार, अगर 22 साल पहले की तरह तुमने मुझे धोखा देने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सरकार ने कहा, ठीक है, मैं बॉस से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ और तुम अनकेत की नज़रों से बचकर रहोगे, समझे? वजीर ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। सरकार ने फ़ोन उठाया और बॉस को मिला दिया। डॉक्टर ने आर्या के हाथ पर ब्लू कलर की गर्म पट्टी का प्लास्टर बांधकर कहा, 2 हफ्तों के बाद ही इस हाथ को यूज़ कर सकती हो तुम। आर्या ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, जल्दी नहीं हो सकता? डॉक्टर ने कहा, नहीं, कलाई पूरी मुड़ गई है। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम्हारी कलाई कभी ठीक नहीं हो तो जो मर्जी करो। आर्या ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने कहा, ऐसे मत देखो, जब तुमने चलना भी नहीं सीखा था तब से लेकर आज तक तुम्हारा इलाज मैं ही करता आया हूँ। ये गुस्से वाला चेहरा किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरता तुमसे। वरिष्ठ ने कहा, डोंट वरी अंकल, आर्या ख्याल रखेगी और फिर हम तो सब तो वहीं हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं चलता हूँ, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना और ज़्यादा उछल कूद मत करना, समझ में आई बात? आर्या ने सिर हिला दिया। वरिष्ठ ने कहा, अंकल मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर तक। डॉक्टर ने सिर हिलाया। वशिष्ठ डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया। एकांत ने कहा, आई एम सो सॉरी आर्या, मुझे हॉर्स राइडिंग की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पूजा ने उसे घूरा पर कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब आपकी गलती है। उसे अपनी वजह से चोट लगी है। सबने उसकी तरफ देखा। अब वो सिम्बा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेट्स टॉक आउटसाइड। और इतना कहकर वो उसे बाहर ले गया। अदराज ने कहा, हमें भी चलना चाहिए एकांत, आर्या को रेस्ट की जरूरत है। एकांत ने सिर हिलाया और कहा, हम कल आएंगे तुमसे मिलने। आर्य ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब वो सिम्बा पूजा को बाहर लेकर आया। उसने पूजा का हाथ बाहर आकर झटके से छोड़ दिया। पूजा ने इसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, अभो? अभो सिम्बा ने कहा, अभो सिम्बा, मेरा नाम अभो सिम्बा है। और दूसरी बात पूजा, दोबारा अगर मुझसे मिलना हो तो यहाँ मत आना। पूजा ने कहा, क्या मतलब? अबू सिम्बा ने कहा, मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई उसी लड़की को थैंक यू करना तो दूर, तुम इस सब में भी उसी की गलती ढूंढ रही हो, जबकि गलती तुम्हारी थी। पूजा ने कहा, अबू सिम्बा ने कहा, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों के सिर पर ब्लेम डाल देते हैं। सो प्लीज मुझे ऐसे रीजन मत देना जिससे तुम्हें मैं नापसंद करने पर मजबूर हो जाऊं। अब तुम जा सकती हो, बाय। इतना कहकर अबू सिम्बा तेजी से अंदर की तरफ चला गया। उसे रास्ते में एकांत और अधिराज मिले, पर वो बिना उन पर ध्यान दिए चला गया। एकांत और अधिराज पूजा के पास आए। उन लोगों ने पूजा की तरफ देखा। पूजा ने उन लोगों को घूरा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एकांत ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हॉस, आई विश कि हम सब अपने सिबलिंग खुद चूज कर सकते। अधिराज उसकी तरफ देखकर हंस दिया और कहने लगा, चल अब। एकांत ने सिर हिलाया और फिर वो दोनों भी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। अबू सिम्बा अंदर गया तो वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्य के पास बैठे हुए थे। अबू सिम्बा उनके पास पहुंच गया। वशिष्ठ ने कहा, सुना तूने, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताना। अबू सिम्बा ने एकदम से कहा, तुम मुझे बता सकती हो। सबने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, आई एम योर सिक्योरिटी ऑफिसर आफ्टर ऑल। आर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, गाइज स्टॉप एक्टिंग लाइक दैट। कलाई हल्की सी मुड़ गई है, दैट्स इट, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वरिष्ठ ने कहा, फिर भी यू हैव टू केयरफुल। आर्य ने कहा, फिलहाल मैं कमरे में जा रही हूँ, डिनर करने का मन नहीं है।
इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई तो अबू सिम्बा एकदम से उसके पास आ गया। आर्य ने कहा, क्या? अबू सिम्बा ने कहा, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। आर्य ने कहा, हाथ में लगी है, पैर में नहीं, हटो यार। इतना कहकर वो चली गई। वशिष्ठ ने कहा, जाने दो उसे, वो नहीं सुनती किसी की। वरिष्ठ ने कहा, हम अच्छा खासा खाना बना रहे थे, अदिति भी चली गई ऑफिस के काम से वापस, और अधिराज भी। खाना कौन बनाएगा अब जो इतना सब प्रिपेयर कर दिया है मटेरियल। वशिष्ठ ने कहा, मुझे चिकन बनाना नहीं आता है सच में। अब सिम्बा ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे आता है, आई एम अ गुड कुक। दोनों भाई उसकी तरफ एकदम पलट गए। आर्या अपने कमरे में पहुंच गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो अपने बेड पर बैठ गई और उसने एक फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन जैसे ही उठा, आर्य ने कहा, काम हुआ? सामने से मलिक की आवाज़ आई, जैसा तुमने प्लान किया था सब वैसा ही गया। वजीर को भागते देख सबको यही लगा कि वो खुद भागा है। किसी को शक तक नहीं हुआ कि हमने उसे खुद भागने दिया। आर्य ने कहा, वो स्पाई जो हमारी टीम में था उसका पता चला? मलिक ने कहा, हाँ, वो जासूस अधिराज का था। साथ ही सरकार ने भी शायद हमारे एक दो आदमियों को खरीद रखा है। आर्य ने कहा, वजीर कहाँ पर है? मलिक ने कहा, जैसा कि तुमने सोचा था वो सीधा सरकार के पास ही गया। आर्य ने कहा, मतलब सब अभी प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तुमने अनिकेत दादा को खबर भिजवाई? मलिक ने कहा, हाँ, वो नज़र बनाकर रखेंगे वजीर पर। आर्य ने कहा, ठीक है, फिलहाल सब स्टेबल है। मलिक ने कहा, आर्या, ये सब करना ज़रूरी है? आर्य ने कहा, बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि कौन हमारे साथ है, कौन खिलाफ, और आज उस पुरानी बिल्डिंग में उस आदमी को देखकर साबित हो गया कि आपका सबसे वफादार भी आपका दुश्मन हो सकता है। उसे लगता है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, पर मैं उसे पहचान चुकी हूँ, इसीलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। मलिक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्या बेटे, हमेशा। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जानती हूँ चाचू, इसीलिए तो, पर पता नहीं कब सब ठीक होगा, कब मुझे नींद आएगी। खैर, मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। मलिक ने ठीक है बोल दिया। आर्य ने फ़ोन काट दिया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक रिमोट लिया। उसने बटन दबाया, पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। उसने दूसरा बटन दबाया और वहाँ एक गाना शुरू हो गया। आर्या लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। म्यूजिक सिस्टम पर गाना चला हुआ था। सब ठीक है, बस 1 2 3 गिनो और भूल जाओ, सब बुरी यादें मिटाओ, मेरा हाथ पकड़ो और मुस्कुराओ। आर्या को हल्की सी नींद आने लग पड़ी थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। आर्या उठकर बैठ गई। उसने म्यूजिक वॉल्यूम कम की और फिर कहा, हुज दिस? सामने से आवाज़ आई, अबू सिम्हा। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अंदर आ जाओ। अबू सिम्हा अंदर आ गया। उसने एप्रिन पहना हुआ था। उसके हाथ में प्लेट थी। आर्या ने प्लेट की तरफ देखा, फिर अबू सिम्हा की तरफ। अबू सिम्हा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें आज पेन किलर लेनी होगी ताकि आराम से सो सको। सो मैं दवाई और कुछ खाने के लिए लाया हूँ। आर्य ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अब सिम्बा ने कहा, सोच लो, खाना नहीं खाओगी तो दवाई नहीं खा सकोगी, दवाई नहीं खाओगी तो आराम से सो नहीं सकोगी, और अगर सोगी नहीं तो। उसके कहते कहते ही आर्य ने उसे टोका और कहा, बस कितना बोलते हो यार तुम। अब सिम्बा ने मुस्कुराकर कहा, तो खाना खाओगी या नहीं? आर्य ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लाओ दो। अब सिम्हा आया और उसके बिस्तर की साइड पर बैठ गया। प्लेट में खाना और कुछ सलाद था। आर्या ने उसके एप्रिन की तरफ देखा और फिर कहा, तुमसे चिकन की करी की स्मेल आ रही है। अब सिमर ने कहा, हाँ, तुम्हारे भाइयों ने चिकन बनवाया मुझसे। दोनों ठूस रहे नीचे। आर्य ने कहा, पर मेरी प्लेट में तो नहीं है। अब सिमर ने कहा, क्योंकि हैवी खाना मना है तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने एक चपाती का टुकड़ा तोड़ा। आर्य ने कहा, क्यों, चिकन का वेट ज़्यादा था क्या जो हैवी बना? अब सिम्बा ने इसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, इतने फालतू जोक्स कहाँ से सीखे तुमने? इतना कहकर उसने खाने की एक बाइट आर्य की तरफ बढ़ाई। आर्य ने खाने की बाइट की तरफ देखा। उसने कहा, मैं खुद खा लूंगी। अब सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से प्लेट उसके हाथ में दे दी। आर्य की कलाई में दर्द कर गई। अब सिम्बा ने प्लेट फिर से पकड़ ली और कहा, हो गया या फिर और बहादुरी दिखानी है? आर्य ने मुंह बना लिया। अब सिम्बा ने बाइट उसकी तरफ बढ़ा दी। आर्य ने चुपचाप खा लिया। सरकार ने फ़ोन पर कहा, बॉस, वजीर भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, और इस सब में वो हमारी मदद चाहता है। सामने से बॉस की आवाज़ आई, तुम्हें पूरा यकीन है कि वजीर हमारे लिए काम करेगा? तुम वजीर को जानते हो, वो अपने हिसाब से काम करता है। सरकार ने कहा, बॉस,
मैं समझ सकता हूँ, मगर उसके इतना कहते ही वजीर ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। सरकार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वजीर ने फ़ोन कान से लगाकर कहा, बॉस, वजीर बोल रहा हूँ। बॉस चुप रहा। वजीर ने कहा, चुप रहकर तुम ये समझ रहे हो कि मैं नहीं जान सकता कि तुम कौन हो और कहाँ हो? तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ हो। बॉस की आवाज़ आई, क्या चाहिए तुम्हें? वजीर ने कहा, बस मदद। 22 साल जो मैंने भुगता है उसका बदला लेने में मदद। बोलो, करोगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो मैं सबके सामने जाकर उस आर्या को खुद गोली मार दूंगा। बॉस ने एकदम से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वजीर ने कहा, जानता हूँ तुम्हें ज़रूरत है उसकी, इसीलिए तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डील? बॉस ने कहा, ठीक है, डील। पर जैसे ही काम खत्म होगा, ना तुम हमें जानते हो ना हम तुम्हें। वजीर मुस्कुरा दिया, फिर उसने फ़ोन सरकार की तरफ बढ़ा दिया। सरकार ने फ़ोन लिया, फिर कहा, बॉस। बॉस ने कहा, उस पर नज़र बनाए रखना, और हाँ, उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत करने देना। सरकार ने कहा, जी बॉस। बॉस ने फ़ोन काट दिया। वजीर ने सरकार की तरफ देखा और फिर कहा, आर्या का अगला कदम कहाँ पर होगा? सरकार ने उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली। अधिराज ने एकांत को उसके घर के बाहर उतार दिया। एकांत ने कहा, तुम अंदर नहीं आओगे? अधिराज ने कहा, नहीं, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, कल मिलता हूँ मैं तुझसे। एकांत मुस्कुरा दिया। अधिराज ने सिर हिलाया और फिर कार बैक करके चला गया। एकांत अंदर गया। उसने हॉल में देखा तो पूजा हॉल में बैठकर कोई मैगजीन पढ़ रही थी। उसने एकांत की तरफ देखा, फिर वो उठकर अंदर जाने लगी। एकांत ने एकदम से कहा, यू कांट अवॉइड मी पूजा मित्तल। पूजा ने उसकी तरफ देखा। एकांत ने गहरी सांस ली और वो उसकी तरफ गया। पूजा उसकी तरफ देखने लगी कि अचानक एकांत ने एक जोरदार तमाचा उसकी गाल पर मार दिया। पूजा गिरती हुई बची। उसकी गाल पर तमाचे का निशान उभर आया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा, फिर एकांत की तरफ देखा। एकांत ने कहा, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे लिए समस्या खड़ी मत करो। पर तुम्हें समझ नहीं आता है ना? पूजा ने कुछ कहना चाहा, पर एकांत ने उसे उंगली दिखाते कहा, कुछ भी कहा तो अंजाम तुम जानती हो। तभी पीछे से मित्तल की आवाज आई, क्या हो रहा है वहां पर? इतना कहकर वो वहां आया। उसने पूजा की तरफ देखा, फिर वो एकांत को कहने लगा, तुमने फिर अपनी बहन पर हाथ उठाया? उसके कहते हुए एकांत ने उसे घूरा तो मित्तल एकदम चुप कर गया। मित्तल ने कहा, मेरे कहने का मतलब था कि ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि? एकांत ने कहा, अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लो। जो मैं चाहता हूँ, अगर उसके बीच कोई भी आया तो आप जानते हो कि आपका और आपकी बेटी का क्या होगा। इतना कहकर उसने पूजा की तरफ देखा, फिर कहा, दोबारा आर्या के आस पास भी मत जाना। बात समझ में आई? इतना कहकर वो ऊपर की तरफ चला गया। पूजा ने अपने पापा की तरफ देखा। मित्तल ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम क्यों उसे उकसाती हो अपनी हरकतों से? बच्ची नहीं हो तुम, कुछ तो सोच समझ कर किया करो। इतना कहकर मित्तल वहां से चला गया। पूजा ने गुस्से में पैर पटक दिए। एकांत अपने कमरे में पहुंच गया। उसने अपनी शर्ट खोली और बिस्तर पर पटक दी। वो मिरर में खुद को देखने लगा। उसने मिरर को टच किया, फिर वो खुद से कहने लगा, आई विल नॉट लूज, नेवर एवर। इतना कहकर उसने एक फ़ोन मिलाया। अधिराज एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया। वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अधिराज अपनी कार से उतरा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अधिराज के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो उन दोनों की तरफ बढ़ा। उन दोनों ने अधिराज को देखते ही सिर झुका लिया। अधिराज ने कहा, क्या खबर है? एक ने कहा, वजीर आपके घर घर पहुंच चुका है। अधिराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गार्ड ने कहा, वो भाग कर सीधा वहीं गया था। अधिराज ने कहा, इसका मतलब मैं सही था, उस आदमी का कनेक्शन आर्या के पास्ट से है। इसी वजह से पापा भी उस आदमी को जानते हैं। अधिराज इतना कहकर उस गार्ड की तरफ देखा और फिर कहा, उस आदमी के बारे में कुछ और पता चला? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, मैं पता कर रहा हूँ, आई होप बहुत जल्दी मैं पता कर लूँगा। अधिराज ने सिर हिला दिया और फिर वो दूसरे गार्ड की तरफ मुड़ा और उसने कहा, तुम क्या खबर लाए हो? गार्ड ने एक आईपैड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अधिराज उसमें देखने लगा। उस आईपैड में एक वीडियो थी जिसमें सरकार अपने ऑफिस में एक पेन ड्राइव को सेफ में रख रहा था। अधिराज ने वीडियो देखते हुए पूछा, ये वही पेन ड्राइव है ना? गार्ड ने कहा, जी सर, इसी में सारी इंफॉर्मेशन है। और हाँ, सरकार सर ने किसी से बात की है, इस केस को 1 हफ्ते में ख़त्म करने की प्लानिंग है। अधिराज ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आई आई हेट टू बी अ स्पाई। वेल, इसका मतलब हमारे पास 1 हफ्ता है।
गार्ड ने सिर हिलाया। अधिराज ने आईपैड उसको लौटाया और फिर कहा, नज़र बनाए रखो, अगर पेन ड्राइव की जगह बदलती है तो मुझे एकदम से पता चलना चाहिए। गार्ड ने सिर हिला दिया। अधिराज ने पहले वाले से कहा, उस वजीर के बारे में पता करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना, मुझे उसके बारे में सब जानना है। गॉट दैट? उस गार्ड ने भी सिर हिला दिया। अधिराज ने सिर हिलाया और फिर वो मुड़कर अपनी कार की तरफ आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और कार में बैठकर चला गया। वरिष्ठ और वशिष्ठ खाना खा रहे थे कि तभी वशिष्ठ का फ़ोन बज उठा। वशिष्ठ ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर कहा, दादा का फ़ोन है। वशिष्ठ ने इतना कहकर फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डालकर उसने कहा, दादा। अनिकेत ने एकदम से कहा, आर्या कहाँ पर है? वो ठीक है? उसे चोट कैसे लग गई? वरिष्ठ ने कहा, धीरे दादा धीरे, सांस तो ले लो। आर्या ठीक है। वो थंडर ने गलती से आर्या को धक्का दे दिया। अनिकेत ने हैरानी से कहा, थंडर ने आर्या को धक्का दे दिया? वशिष्ठ ने कहा, नहीं दादा, बात कुछ और है। थंडर ने आर्या को धक्का नहीं देना था। इतना कहकर उसने पूरी बात बताई। अनिकेत ने कहा, पूजा मित्तल जब भी आती है प्रॉब्लम लेकर आती है। वरिष्ठ ने कहा, हाँ बात तो सही है, वैसे आर्या की कलाई फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रेस्ट पर है। अनिकेत ने कहा, तुम दोनों हो ना? वैसे मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वो और कमिश्नर मिलकर केस को हफ्ते के अंदर क्लोज करवाने की सोच रहे हैं। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अबू सिम्बा ने आर्या को खाना खिलाया और फिर कहा, दवाई खा लो। आर्या ने दवाई ली और चबा ली। अबू सिम्बा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, दवाई को कौन चबा कर खाता है? आर्या ने पानी पीते हुए हाथ उठा दिया। अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आर्य ने उसे पानी का गिलास वापस दे दिया। अबू सिम्बा ने कहा, रेस्ट करो अब। इतना कहकर वो जाने लगा तो आर्य ने कहा, अबू सिम्बा। अबू सिम्बा पलटा। आर्य ने कहा, वो ब्रेसलेट जो तुम्हें एलिवेटर वाले इंसिडेंट के दिन मिला था, वो है कहाँ तुम्हारे पास? अबू सिम्बा ने कहा, नहीं, वो भाई के पास है। क्यों? आर्य ने कहा, नहीं, मुझे देखना था, हो सकता है मैं कुछ बता सकूं उसके बारे में। अबू सिम्बा ने कुछ सोचा, फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर आर्य से कहा, अपना फ़ोन चेक करो। आर्या ने फ़ोन की तरफ देखा। अबू सिम्बा ने फ़ोन जेब में डाला। उसने कहा, मैंने तुम्हें पिक भेजी है उस ब्रेसलेट की, पर ज़्यादा मत सोचना और सो जाना। आर्या ने सिर हिला दिया। अबू सिम्बा मुस्कुराकर चला गया। आर्या ने उसके जाते ही फ़ोन उठाया और फिर फ़ोटो देखने लगी। उसने फ़ोटो को जूम किया। आर्या मुस्कुरा दी और उसने फिर हल्के से कहा, सो इट्स यू, एकांत मित्तल। अगली सुबह काफ़ी सारे रिपोर्टर्स कोर्ट के बाहर जमा थे। आज मेडिकल हाउस के केस की पहली सुनवाई थी। बहुत सारे लोग भी बाहर जमा होकर राणा साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलाई गई थी। तभी वहां राणा हाउस की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अभय सिम्हा, आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर निकले। उन्हें देखकर भीड़ और भी जोर जोर से नारे लगाने लगी। आर्या ने उन्हें देखा, फिर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। रिपोर्टर्स ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर अभय सिम्हा ने ऐसा होने नहीं दिया। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो अद्विक और प्रथम किसी फाइल पर डिस्कशन कर रहे थे। उन दोनों ने उन सब की तरफ देखा, फिर वो उन लोगों के पास आ गए। अद्विक और प्रथम को देखकर उन सब ने हल्का सा सिर झुका दिया। अद्विक ने कहा, आर्या, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें अपने अपोजिट मुझे देखना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं इस केस से दूर रहूं, पर आर्या ने मुस्कुराकर कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही कर रहे हैं जो आपकी ड्यूटी है, और मुझे खुशी है कि हमारे देश में आज भी आप जैसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। इतना कहकर उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, काश आपका असर किसी और पर भी होता। अबू सिम्बा ने उसे घूर कर देखा। प्रथम और अद्विक मुस्कुरा दिए। प्रथम ने कहा, तुम्हारा हाथ कैसा है अब? आर्या ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, दर्द है पर ठीक है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कमिश्नर और सरकार उस तरफ आए। उनके साथ मित्तल भी था। कमिश्नर और मित्तल ने अबू सिम्हा की तरफ देखा। सरकार आर्या की तरफ देख रहा था। आर्या वहां से जाने लगी कि तभी सरकार ने कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आर्या, ये केस तुम्हारे हक में नहीं जाने वाला। आर्या ने एक गहरी सांस ली, फिर वो सरकार की तरफ पलटी। उसने कहा, सरकार, कितनी बार हारने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये केस भी तुम्हारी हार का एक रीजन बनेगा। सरकार मुस्कुरा दिया। उसने पीछे खड़े वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। सरकार ने कहा, तुम दोनों?
यकीन नहीं होता कि तुम दोनों अभी भी लारा फैमिली के साथ हो। तुम्हारी माँ इस परिवार की वजह से नहीं रही, तुम्हारा बाप मारा गया, फिर भी तुम अभी भी इस परिवार के भक्त हो। आर्या गुस्से में आकर एक कदम आगे बढ़ी और उसने कहा, सरकार। सरकार ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों कब समझोगे, जब तुम में से एक तुम्हारे माँ बाप की मौत मरेगा। आर्या ने तेज आवाज में कहा, सरकार अपनी जुबान को लगाम दो, वरना। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी वरिष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, आर्या कोर्ट में हैं हम। वशिष्ठ ने कहा, हाँ आर्या, जाने देना, चल यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों आर्या को वहां से ले गए। अब वो सिम्बा ने सिर झुकाया और वो उन लोगों के पीछे जाने लगा। तभी पीछे से कमिश्नर ने आवाज दी, अब वो सिम्बा रुक गया। वो उन लोगों की तरफ पलट गया। कमिश्नर ने कहा, याद रखना तुम इस परिवार में क्या करने गए हो। खुद का ख्याल रखना और इनके लिए खुद को खतरे में मत डालना, समझ में आया। अब वो सिम्बा ने सिर हिलाया और फिर वो अंदर चला गया। मेडिकल हाउस का केस शुरू हो गया। आर्या परेशान नजर आ रही थी। अब वो सिम्बा के कहे अनुसार सबूत पक्के तो नहीं थे, पर फिर भी काफी हद तक केस को आर्या के खिलाफ करने के लिए काफी थे। काफी बहस के बाद कोर्ट ने कमियां की अपील के मुताबिक आर्या को 1 हफ्ते का टाइम दिया। आर्या और बाकी सब बाहर निकल आए। जब वो निकल रहे थे, सामने से दादा साहब आते दिखाई दिए। दादा साहब ने कहा, आर्या। आर्या ने उनकी तरफ देखा और वो उस तरफ बढ़ गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने दादा साहब के पैर छुए। दादा साहब ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। दादा साहब ने कहा, लगता है कि हम लेट हो गए, हम माफी चाहते। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दादा साहब, माफी मत मांगिए, वैसे भी आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप बस हमें फोन कर देते। दादा साहब ने कहा, बेटे, हम जानते हैं कि आप सब किस दौर से गुजर रहे हैं। हम सरकार से इसी बारे में बात करने आए हैं कि अब वो बस करें, वरना हमें फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। राणा के ना होने का सबूत फायदा उठा रहे हैं। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, पर हम फायदा उठाने नहीं देंगे दादा साहब, आप बस मुझ पर यकीन रखिए। दादा साहब ने आर्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमें तुम पर पूरा यकीन है, हम अब चलते हैं सरकार से मिले जाकर। आर्या ने सिर हिला दिया। वो चारों घर पहुंच गए। चारों थके हुए थे। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या सोफे पर पसर गए। आर्या ने आंखें बंद कर ली और सिर सोफे पर टिका दिया। अब वो सिम्बा उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। वो किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके हाथों में प्लेट थी। प्लेट में 4 जूस के गिलास रखे हुए थे। वो आया, उसने प्लेट को टेबल पर रख दिया। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। अब वो सिम्बा ने कहा, इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, थक गए थे तुम तो मैंने सोचा सिक्योरिटी ऑफिसर होने का कुछ फर्ज निभा दूं। इतना कहकर उसने एक गिलास उठाया और सोफे पर बैठ गया। उन तीनों ने भी एक एक गिलास उठा लिया। वशिष्ठ ने कहा, हमें जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अब वो सिम्बा ने सोचते हुए कहा, तुम लोगों के पास मेडिकल हाउस के रिकॉर्ड नहीं है क्या। आर्य ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड पूरी तरह से गायब है, किसी को नहीं पता कि कहाँ गए सारे रिकॉर्ड। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे पता है। सब पीछे पलटे तो अधिराज खड़ा था। वो अंदर आ गया। उसने एक नज़र अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर सोफे पर बैठ गया। वरिष्ठ ने कहा, तुम्हें पता है कि रिकॉर्ड कहाँ पर है, पर कैसे। अधिराज मुस्कुरा दिया और उसने अपना फोन निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। वो तीनों देखने लगे तो उसमें सरकार को एक आदमी एक पेन ड्राइव दे रहा था। अधिराज ने कहा, रेड पड़ने से कुछ दिन पहले ही असली वाले रिकॉर्ड, जिसे मेडिकल हाउस में काला कारोबार करता था, कौन करता है, कैसे करता है, सारी इंफॉर्मेशन है। उसको हटाकर नकली रिकॉर्ड रख दिए ताकि तुम्हारे बाबा को फंसाया जा सके। सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अब सिम्बा ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता। आर्या शांत रहकर अधिराज को देख रही थी। अधिराज ने कहा, यह बहुत गहरी प्लानिंग है, इतनी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वशिष्ठ ने कहा, 1 मिनट सरकार, तुम्हारे पापा के पास पेन ड्राइव कैसे आया। अधिराज ने अबू सिम्बा की तरफ देखा, फिर कहा, इसके ससुर और पापा का कमाल है। अबू सिम्बा ने उसे घूरा और फिर कहा, यू हैवी अ डेथ विश और समथिंग। अधिराज ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पापा के थ्रू वो पेन ड्राइव मित्तल के पास पहुंच गया और मित्तल ने वो मेरे पापा को दे दिया। रिकॉर्ड गायब क्यों हुए, ये सब उस पेन ड्राइव में है। आर्य ने गहरी सांस ली, फिर कहा, वो पेन ड्राइव हमें वापस लाना। अधिराज ने कहा, आई एम सॉरी टू से, पर इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग में अभी तक अलाउड नहीं हूँ।
वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। पापा के अलावा वहाँ सिर्फ गिने चुने लोग जा सकते हैं। आर्या सोच में डूब गई। अधिराज ने कहा, फिलहाल मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो तुम लोगों को बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम करने हैं। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, थैंक यू अधिराज। अधिराज मुस्कुरा दिया। उसने आर्या का सिर थपथपाया और फिर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही अबू सिम्बा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो भी बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही तीनों भाई बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वजीर शतरंज खेल रहा था। उसके सामने सरकार बैठा हुआ था। वजीर ने कहा, तो वो मेडिकल हाउस तुम लोगों को अपने कब्जे में चाहिए, इसलिए तुम लोगों ने ये सब किया। पर उस मेडिकल हाउस में ऐसा है क्या? सरकार ने अपनी चाल चलते हुए कहा, सिर्फ मेडिकल हाउस ही नहीं, एसआर सिक्योरिटी भी हमें अपने कब्जे में चाहिए। वजीर ने उसकी तरफ देखा तो सरकार ने कहा, राणा ने अपने गार्ड्स की इतनी बड़ी पहचान बना दी है कि वो लोग बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकते हैं, और इसी पहचान की हमें बेहद ज़रूरत है। वजीर ने कहा, इसीलिए 22 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि सुनंदा सब जान गई थी। सरकार ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ना जाने उसे शक कैसे हो गया था, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें लगा था कि राणा उसके बाद हमारे साथ आ जाएगा, पर वो और ढीठ हो गया। वजीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सुनंदा की ही तरह आर्या भी है, कब कौन सी चाल चल दे कुछ पता नहीं चलता है। वजीर ने कहा, डोंट वरी, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। खुद आर्या को भी पता नहीं चलेगा कि कब उसके अपने उसके खिलाफ हो जाएंगे। वजीर मुस्कुरा दिया और उसने अपनी अगली चाल चल दी। अधिराज बाहर आया कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अधिराज। अधिराज पलट गया। अबू सिम्बा उसके पास आया। अधिराज ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, देखो बड़ी, अगर तुम लड़ाई करने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम लिटरली वेरी वेरी बिजी। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, मैं बस कुछ पूछने आया हूँ। अधिराज ने कहा, क्या क्या पूछने आए हो? अबू सिम्बा ने कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? अधिराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर कहा, क्या कर रहा हूँ मैं? अबू सिम्बा ने कहा, अपने पापा के खिलाफ जा रहे हो, आर्या की मदद कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि इसका क्या नतीजा हो सकता है? अधिराज ने दूसरी तरफ देखा, फिर वो हल्का सा हंस दिया। फिर उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा। अधिराज ने कहा, अबू सिम्बा, मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी दो वजह है। पहली, मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। जब मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और मुझे रोकना चाहिए, तो मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पापा गलत हैं। राणा साहब पर हुए हमले के दिन मुझे बहुत कुछ पता चला था और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू सिम्बा ने कहा, और दूसरी वजह? अधिराज ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, मैं आर्या से प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो पलटा और अपनी कार में बैठकर चला गया। अबू सिम्बा उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आइस दिस लिटिल पंक। इतना कहकर वो मुड़ा और अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे कुछ बातें सुनाई दी। वो अंदर जाने की बजाय पिलर के पीछे छिप गया। उसने सुना, वरिष्ठ कह रहा था, मैंने कह दिया ना, हम उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, हम रिसर्च नहीं ले सकते हैं आर्या। वशिष्ठ ने कहा, बात तो वरिष्ठ ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोग वहां नहीं जाओगे, कोई खतरा मोल नहीं लेगा। फिलहाल हम इसे केस को जीतने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ये मेरा लास्ट डिसीजन है और तुम दोनों को मानना होगा। आर्य ने गहरी सांस ली। अपनी कार चलाता हुआ अधिराज उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसे याद आने लगा कि जब वो लोग वीडियो देख रहे थे, अधिराज ने चुपके से एक ऑडियो ब्लूटूथ वहां पर सोफे के नीचे डाल दिया था। अब वो उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसने वरिष्ठ की बातें सुनकर अपने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और फिर कहा, अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वरिष्ठ, क्यों टांग अड़ा रहा भाई? इतना कहकर उसने अपनी कार की स्पीड मोड बढ़ा दी और एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर अपनी कार को ले गया। आर्या अपने कमरे में चहलकदमी करती हुई कुछ सोच रही थी। अचानक से उसे अपना फ़ोन निकाला और फिर एक फ़ोन मिलाया। फ़ोन पिक होते ही आर्या ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए आज रात। सामने से कुछ कहा गया। आर्य ने कहा, मैंने एक प्लान बनाया, उसमें आपकी मदद चाहिए। सामने से फिर कुछ कहा गया। आर्य ने कहा, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप आ जाना। इतना कहकर आर्य ने फ़ोन काट दिया। इतना कहकर उसने एक नंबर पर एड्रेस सेंड किया। फिर उसने एक और मैसेज टाइप किया और एक दूसरे नंबर पर भेज दिया। आर्य ने ये सब से करके फ़ोन बेड पर फेंक दिया
और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। सिस्टम पर गाना जोर से बजना लगा। यू आर माई फियर, यू आर माई, यू आर माई फियर, वॉन्ट मोर आई कैन से, यू आर माई फियर। थोड़ी देर बाद आर्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद गई। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।